नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर कल रवाना होंगे। बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रेलवे ने अपने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में हमलावर समेत 12 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई विश्व नेताओं ने हमले की निंदा की। भारत ने चेन्नई में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को हराकर पहला स्क्वॉश विश्व कप जीता। और दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जॉर्डन जाएंगे। ये यात्रा किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की ये पहली यात्रा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये यात्रा हो रही है। एक रिपोर्ट। भारत और जॉर्डन के बीच में आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग है, जिसे लोगों के बीच मजबूत संपर्क का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2018 में किंग अब्दुल्ला की भारत यात्रा के बाद से दोनों नेताओं की कई बार मुलाकात हुई है और उनके बीच नियमित संपर्क बना हुआ है। आर्थिक सहयोग इस रिश्ते का एक अहम आधार है। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का है। जॉर्डन फॉस्फेट और पोटाश जैसे उर्वरकों की आपूर्ति कर भारत की खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सहयोग का प्रमुख उदाहरण जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी है, जो भारत की इफ्को और जॉर्डन की फॉस्फेट कंपनी के बीच एक संयुक्त परियोजना है। निवेश के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। जॉर्डन के औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 15 भारतीय कंपनियों करीब 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का निवेश कर रहा है। जॉर्डन में 17,500 से अधिक लोगों का एक जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय भी रहता है, जो वस्त्र निर्माण, विनिर्माण और अन्य उद्योगों में कार्यरत है। आइए जॉर्डन में भारतीय समाज के अध्यक्ष श्री मोहन जतिया को सुनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन है और अम्मान एयरबीड गारमेंट्स कंपनी है, कोई यूएन में है, कोई बैंक्स में है। जॉर्डन में सब इंडियन लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ टूरिज्म का अच्छा है। पेत्रा, डेड सी, जरास सब घूमने भी आते हैं। प्रधानमंत्री जॉर्डन में आ रहे हैं, उनके मिलने के लिए सब खुश है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अम्मान। प्रधानमंत्री मंगलवार को इथियोपिया के लिए रवाना होंगे। इथियोपिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ओमान पहुंचेंगे। श्री मोदी ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत ने सदैव ही बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव का समर्थन किया है। केंद्र ने कहा कि भारत ने कभी भी अपनी धरती को बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को आशा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आंतरिक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने वरिष्ठ पार्टी नेता नितिन नबीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि नितिन नबीन ने पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगन से काम किया है। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने आज लखनऊ में इसकी घोषणा की।
अध्यक्ष के अलावा पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी किया है। भाजपा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संसद में चुनावी सुधारों पर व्यापक चर्चा हो चुकी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस भारत के संवैधानिक निकायों का अपमान कर रही है। कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले, मगर विदेश भी जानता है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र एक बहुत सघन लोकतंत्र है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी मुद्दों पर रैली की। रेलवे ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण का 99% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर से अधिक मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। ये लगभग जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। ये स्वच्छ और कुशल रेल परिवहन के विस्तार में देश की क्षमता का प्रतीक है। इस बीच सरकार ने कहा है कि पिछले 11 सालों में 42,000 से अधिक लिंके हॉफमैन बुश LHB रेल डिब्बों का निर्माण किया गया है। ये वर्ष 2004 से 2014 तक निर्मित केवल 2,300 कोचों की तुलना में 18 गुना वृद्धि है। LHB कोच यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा, आरामदायक यात्रा और बेहतर परिचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मुथारैयार वंश के तंजावुर के सम्राट पेरुम्बीडिगु मुथारैयार द्वितीय सुवरन मारन के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। श्री राधाकृष्णन ने तमिल संस्कृति और भाषा के लिए सरकार के निरंतर समर्थन की प्रशंसा की। उन्होंने काशी तमिल संगमम सहित कई पहलों का उल्लेख किया। श्री राधाकृष्णन ने तमिल राजाओं, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को उचित मान्यता और सम्मान प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि प्रौद्योगिकी मानवीय निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी मानवीय निर्णय क्षमता की जगह नहीं ले सकती। न्यायमूर्ति कांत ने आज एक संगोष्ठी में कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी साबित हुई। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रौद्योगिकी के अपने नकारात्मक पहलू भी हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गरीबों, बुजुर्गों और डिजिटल रूप से अपरिचित लोगों को बाहर रखने वाला सुधार नहीं बल्कि प्रतिगामी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर आज सुबह यहूदियों की छुट्टियों के दौरान बंदूकधारी द्वारा गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हो गए। इसमें एक बंदूकधारी भी मारा गया है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस हमला चौंकाने और परेशान करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के यहूदियों पर हमला सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर हमला है। हमारे देश में इस तरह की हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम इसे जड़ से खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व भर के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमले को बेहद दुखद बताया। उन्होंने पूरे ब्रिटेन में यहूदी स्थलों के आसपास निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वैश्विक नेताओं से यहूदी विरोधी हिंसा के विस्तार को रोकने का आह्वान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस पीड़ितों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हमले की निंदा करते हुए हर तरह की हिंसा और यहूदी विरोधी भावना को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीयेन ने कहा कि यूरोपीय संघ हिंसा, घृणा
और यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के कारण दिल्ली में चरणबद्ध राहत कार्रवाई योजना के चौथे चरण को लागू करने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कई कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि इस महीने होने वाली शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। आयोग ने सरकारों से कहा है कि वे स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, खेल संगठनों और स्थानीय प्रशासन को खुले मैदान में होने वाली शारीरिक खेल गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दें, अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक करें और इन आदेशों के पालन पर सख्त निगरानी रखें। आयोग ने कहा है कि खराब वायु गुणवत्ता बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, खासकर मौजूदा समय में जब पूरे एनसीआर में हवा की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसके अलावा आयोग ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि कक्षा 9वीं और 11वीं तक के बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कराई जाए। वहीं आयोग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाली 136 सड़कों का निरीक्षण किया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 6 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के प्रतिबंधित लाल चंदन के अवैध निर्यात को विफल कर दिया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि चेन्नई और उसके आसपास के विभिन्न गोदामों से कुल 15 मीट्रिक टन लाल चंदन जब्त किया गया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोलकाता में फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी के स्टेडियम छोड़ने के बाद हुई अराजकता और आगजनी की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश असीम कुमार राय की अध्यक्षता में गठित जांच समिति कर रही है। समिति के सदस्यों ने आज इस संबंध में सॉल्ट लेक के युवा भारती क्रीड़ांगन का दौरा किया। इस बीच कार्यक्रम के आयोजक सताद्रु दत्ता को आज 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। भारत ने चेन्नई में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराकर पहला स्क्वॉश विश्व कप अपने नाम किया। जोशना चिनप्पा ने काई ली को, अभय सिंह ने क्वान लाउ को और अनाहत सिंह ने हो तोमेतो जेलॉक को हराकर भारत को जीत दिलाई। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। भारत ने पाकिस्तान को 241 रन का लक्ष्य दिया था। कनिष्क चौहान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आरोन जॉर्ज ने 85 और कप्तान आयुष म्हात्रे ने 38 रन बनाए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 118 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से अर्शदीप, हर्षित, वरुण और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की भी आशंका जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर कल रवाना होंगे। बिहार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण लगभग पूरा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में हमलावर समेत 12 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी सहित कई विश्व नेताओं ने हमले की निंदा की। भारत ने चेन्नई में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को हराकर पहला स्क्वॉश विश्व कप जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।